जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सीरिया और अब ईरान, क्या वाकई ये जो मौजूदा सरकार है वो ईरान को महान बना सकती है या नहीं? उसने ईरान के 3 मुख्य जो ठिकाने हैं उन पर बमबारी की है कि हम ईरान से जंग नहीं कर रहे हैं, हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम से लड़ रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। झूठ के आधार पर टिका हुआ साम्राज्य, ये है पिछले 25 साल की कहानी। मैं 100-200 साल का इतिहास नहीं बता रही हूँ, सिर्फ पिछले 25 साल की कहानी, यानी हमारे और आपकी ज़िंदगी, हमारे आपकी लाइफ टाइम में जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सीरिया और अब ईरान, पूरे तरीके से झूठ पर टिका हुआ ये साम्राज्य है, युद्ध का पूरा कारोबार है। आपको याद होगा कि किस तरीके से इराक में ये कहा गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, यानी कि वो हथियार जो पूरी तरीके से बड़े तरीके से तबाही ला सकते हैं, मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इराक पर हमला किया गया और किस तरह से तबाह कर दिया उस पूरे देश को, हज़ारों साल पुराने सिविलाइजेशन को। उसके बाद अफ़गानिस्तान पे हमला किया गया, कहा कि उसामा बिन लादेन वहाँ पर छिपा हुआ है। और उसके बाद वहाँ कितने सालों तक न सिर्फ कि वहाँ पर वहाँ के समाज, वहाँ का पूरा सिस्टम, उस देश को तबाह कर देने के बाद वो बात भी नहीं पता चली। पता चला कि उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान नहीं बल्कि वो तो पाकिस्तान में छिपा हुआ था। लेकिन पूरी तबाही का आप नज़ारा देखिए। और अब बात आ गई है ईरान के ऊपर। ये कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इजराइल ने पहले उसके ऊपर हमला किया। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अब जो ईरान है वो पूरी दुनिया में आतंकवाद का, टेरर का सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा ज़रिया है, इसलिए उसकी तबाही बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आप ये देखिए 3 जो ठिकाने हैं ईरान के, उन पर हमला किया गया, जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहाँ पर। मैं कुछ ही देर में सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है आज, मैं वो आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी कि इन ठिकानों पर हमले के बाद क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को हमेशा के लिए तबाह कर दिया? क्या ईरान हमेशा के लिए कमज़ोर हो गया? क्या ईरान की अब कोई हैसियत नहीं बची? पिछले लगातार 10 दिनों से जिस तरह से मैं कहूँगी एक लोहे के चने चबवा रहा था इजराइल को, वो ताकत जिसको पिछले 80 साल से किसी को हिलाने की हिम्मत नहीं हुई है, उस इजराइल में जिस तरह की तबाही ईरान की मिसाइलों ने, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उन मिसाइलों ने जिस तरह की तबाही इजराइल में लाई है, उसको देखकर थर्रा रहा है इजराइल। और हर तरह से उसकी भाषा ये बताती है इजराइल की कि वो चाहता है कि ये जंग रुक जाए। और इसके अलावा इसकी पूरी इकोनॉमिक कॉस्ट भी अगर आप देखें, जो आर्थिक कीमत है, यानी 10 दिनों का जो हिसाब लगाया जाए तो $1 बिलियन, 2, 4, 6, 8, 10 हज़ार नहीं, $1 बिलियन रोज़ाना खर्च कर रहा है इजराइल ईरान पर हमले के। जाहिर है ईरान पर जो हमला हो रहा, ईरान जो हमला कर रहा है उसका भी खर्च होगा, लेकिन ईरान अपने डिफेंस में कर रहा है। आपको याद है कि 10 दिनों से, 10-11 दिन पहले की ये बात है, 13 जून की ये बात है, जब ईरान के ऊपर इजराइल का हमला हुआ। और ये हमला तब हुआ जबकि यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान बातचीत की टेबल पर बैठे हुए थे। न्यूक्लियर डील की बातचीत हो रही थी, वो भी एक ऐसे झूठ पर आधारित थी जिसको यूनाइटेड नेशन की जो न्यूक्लियर एजेंसी है उससे लेकर खुद यूनाइटेड स्टेट्स में अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन की अधिकारी तुलसी गैबर्ट, जिन्होंने मार्च के महीने में ये कहा था कि सबूत नहीं मिलते कि ईरान कोई भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको रिजेक्ट करते हुए कि मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। जब ये बातचीत हो रही थी, बातचीत की टेबल पर बैठा हुआ था ईरान, इजराइल और यूएस के साथ, तब ये हमला कर दिया। कुछ ही पलों में मैं आपको बताती हूँ उस झूठ का पर्दाफाश ज़रूर होगा जिसमें ये कहने की कोशिश हो रही है, खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने ख़त्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर कार्यक्रम था। और आप ये सोचिए, हंसी आती है इस बात पर कि इतने बड़े देश का राष्ट्रपति, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, दुनिया की सुपर पावर कहलाया जाता है, खुद ही जो उनके मंत्री और उनके अधिकारी हैं उनकी बातों को किस तरह से झूठा बताते हैं। अब जो उनका नया मैसेज आया है वो ये कह रहे हैं कि अगर तेहरान, अगर ईरान जो नई सरकार है, अगर वो उनको महान नहीं बना सकती, जो उनका एक, आप जानते हैं कि ये पूरा स्लोगन है उनका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो भी कह रहे हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, अगर नहीं कर सकते ये सरकार,
तो हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे। यानी सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। यूएस प्रेसिडेंट ने एक बोला है कि मॉन्यूमेंटल डैमेज हुआ है, मैंने आपको बताया कि तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने सवाल पैदा किया कि क्या वाकई ये जो मौजूदा सरकार है वो ईरान को महान बना सकती है या नहीं। वही बिल्कुल वही तरकीब, वही साजिश, वही छल जो अब तक इजराइल ईरान के साथ करता रहा कि बात करते हैं न्यूक्लियर कार्यक्रम की, जो झूठ की बुनियाद पर आधारित है ये पूरा क्लेम। लेकिन वो चाहते ये हैं कि ईरान अपने घुटनों पर आ जाए, ईरान सजदा करने लगे इजराइल के सामने और यूनाइटेड स्टेट्स के सामने, ठीक उसी तरीके से जैसे पश्चिमी एशिया के बाकी जो आधे दर्जन देश हैं वो तमाम गुलाम बने हुए हैं, कठपुतलियां बने हुए हैं अमेरिका और इजराइल के आगे। उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं का एजेंडा चलाते हैं। इस पूरे पश्चिम एशिया के पूरे खित्ते में आप ये देखिए कि फ़िलिस्तीन का साथ देने वाला, खुल्लम खुला फ़िलिस्तीन का साथ देने वाला ईरान अकेला देश था। आज जो एक ऐसा देश जो कि इजराइल और यूएस के रहमो करम पे टिका हुआ नहीं है, वो ईरान एक ऐसा देश है जो अपने नैतिक बल के आधार पर, बहुत बड़ा देश नहीं है वो, बहुत अमीर देश नहीं है, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। दशकों से आप ये सोचिए कि जो पाबंदियां लगाई हुई हैं, आर्थिक पाबंदियां यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर, उसकी वजह से बेहद कमज़ोर हो चुका ये देश। और जो मोसाद है उसके तमाम एजेंटों ने जिस तरह से घुस चुके हैं अंदर अंदर खाने तक, उसको खोखला कर दिया है उस देश को। उसके बावजूद भी किस तरह नैतिक बल पर ये देश टिका हुआ है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे हैं कि पूरी तरीके से मॉन्यूमेंटल डैमेज पहुंचाया है, ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसको भूलना नामुमकिन होगा। अब आप ये देखिए कि ये इशारा तो रिजीम चेंज का किया जा रहा है, बिल्कुल वही बात जो अब तक इजराइल कहता आया है। मैं इससे पहले कि आपको बताऊं, कुछ ही मिनटों में आती हूं बस, कि जो बाकायदा सैटेलाइट की पिक्चर्स हमारे सामने आ रही हैं और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं उसके जो विशेषज्ञ हैं, जो सैनिक जो मामले हैं उन पर विशेष राय रखते हैं, उन्हीं पर शोध करते हैं, उनके ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर इस क्लेम को झूठा बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो दूसरे मंत्रीगण हैं, जो बाकी जो अहम लोग हैं अमेरिका में जो सरकार को चलाते हैं, उन्होंने क्या कहा इससे पहले कि जब वो रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, तख्ता पलट की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इस मिशन का मकसद सरकार बदलना नहीं था और ना ही है, बल्कि एक सटीक हमला था जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बना रहा था। यानी वो कह रहे हैं बहुत प्रिसाइज हमला हमने किया है, हमारा मकसद यहाँ ईरान को छेड़ना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ सरकार बदलना नहीं है। रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं, कुछ ही घंटों पहले का ये उनका बयान है। इसके बाद आप ये देखिए कि उपराष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीधे तौर पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि हम ईरान से जंग नहीं कर रहे हैं, हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम से लड़ रहे हैं। जो उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उससे लड़ रहे हैं, हम ईरान से जंग नहीं कर रहे। ये उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। अब विदेश मंत्री का बयान देख लीजिए। विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं कि हम ईरान में जंग नहीं चाहते। ये तीनों जंग के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये तीनों ये कह रहे हैं कि हमारा ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है, अगर ईरान अपना न्यूक्लियर ये कार्यक्रम अगर रद्द कर दे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब इसके बाद यानी अब न्यूक्लियर कार्यक्रम से बाहर जाके डोनाल्ड ट्रंप का जो छल है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, उसको यहाँ पर बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। अब इस दौरान, इससे पहले अब ये देखिए यहाँ पर आ जाइए कि कौन कौन से ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पर अमेरिका ने हमला किया और कितना नुकसान हुआ। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ईरान की रणनीति क्या है। पूरी दुनिया में इस वक्त हेडलाइन से छप रही हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ईरान अमेरिका के जो ठिकाने हैं, जो बेस जिसे कहा जाता है, मिलिट्री बेस, सेना के जो ठिकाने हैं, क्या उन पर हमला करेगा जो कि पश्चिम एशिया में है, यानी कि ईरान की रेंज में है। ईरान की मिसाइलों के ज़रिए या ईरान के लड़ाकू जहाज़ वहाँ पहुँचेंगे, होगा क्या आखिर, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के ऊपर ईरान और ईरान के ऊपर इजराइल दोनों हमले कर रहे हैं और उसमें कितना नुकसान हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया ये आपको समझना ज़रूरी है। ये समझने से पहले कि नुकसान कहाँ पर हुआ है, मैं आपको बाकायदा बयानात पढ़ के सुनाऊंगी उन लोगों के जो अमेरिका में बैठे हुए, जो मिलिट्री वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर रिसर्च करते हैं, और अमेरिकी जो सरकार यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दावा कर रहे हैं, जीत का जो झंडा उन्होंने बुलंद किया है, झंडा जो गाड़ दिया है, उसको सीधे तौर पर धता बताते हैं। ट्रंप ने ईरान के 3 मुख्य जो ठिकाने हैं उन पर बमबारी की है, ये आप जानते हैं। फोर्डो है, फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, ज़मीन के नीचे काफ़ी
धसा हुआ बना हुआ है, काफ़ी नीचे बना हुआ है। यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, एनरिचमेंट के लिए बनाया गया है। और जो कुम वहाँ का एक तरह से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर है, और मैं ख़ुद 2009 में कुम शहर वहाँ जा चुकी हूँ। एक जर्नलिस्ट डेलीगेशन का मैं हिस्सा थी। कुम शहर जाके मैंने देखा, काफ़ी देखने में पिछड़ा इलाका लगता है, लेकिन माना ही जाता है कि वहाँ के तमाम जो धार्मिक नेतृत्व है वो वहीं कुम में ही वास करता है। कुम के पास ये जगह है फोर्दो, जहाँ पर ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है, जो ईरान लगातार ये कहता रहा है कि वो शांति के उद्देश्यों के लिए, नागरिक उद्देश्यों के लिए इस न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसका वो इसीलिए है। और जाहिर है दुनिया का तमाम जो कायदे कानून है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या IAEA हो, उन सब के तहत किसी भी देश को हक है कि वो शांतिपूर्ण मकसद के लिए, नागरिक मकसद के लिए, वो आम लोगों की भलाई के लिए वो इसका एनरिचमेंट कर सके। दूसरा है नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ईरान का ये ख़ास यूरेनियम संवर्धन केंद्र माना जाता है। देश के मध्य भाग में जो इस्फ़हान, बहुत खूबसूरत शहर है इस्फ़हान, जिसको कहा जाता है आधी दुनिया की खूबसूरती इस्फ़हान में है और आधी दुनिया की बाकी की दुनिया में है। यानी आधी दुनिया की खूबसूरती सिर्फ इस शहर में है, इस्फ़हान जिसको कहा जाता है। वहाँ के पास ये नतांज नाम की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इस्फ़हान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये भी एक अहम अनुसंधान है और यूरेनियम जो रूपांतरण होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका केंद्र है। और इस्फ़हान शहर के दक्षिण में ये यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का झंडा गाड़ दिया है, कि तबाह बर्बाद हो चुका है, मॉन्यूमेंटल डैमेज हो चुका है जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको लेकर, न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको लेकर। लेकिन जो वहाँ स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं, इसको सुनिए आप। ईरान का परमाणु कामकाज अभी भी काफ़ी हद तक जारी है, ये जेफरी लुइस कह रहे हैं, और उनका बयान मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट भी आप सामने देख लीजिए। आखिर में कुछ बहुत अहम जगह हैं जिन्हें निशाना नहीं बनाया गया। अगर हमला यही ख़त्म होता है तो ये अधूरा है। यानी कि ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये सही है, गलत है, कानूनी है, गैर कानूनी है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि NPT के मुताबिक जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, यानी कि जो दुनिया के जो कायदे कानून हैं उसके मुताबिक भी आप न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नहीं कर सकते। कोई भी एक देश दूसरे देश का अगर ये भी उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो बना रहा है, तब भी आप हमला नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेडिएशन उससे उत्पन्न होगा उसका कोई बाउंड्री नहीं होती, उसकी कोई ज्योग्राफी नहीं होती। तो अगर आप उस देश को पनिश करने की, सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पूरी इंसानियत को आप सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक भी ये गैर कानूनी है। अब आगे बढ़िए, वो ये कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि ईरान का जो एनरिचमेंट हुआ है ये इस कार्यक्रम का, वो जो यूरेनियम है जिसको एनरिच किया जाता है, यूरेनियम अपने आप में बहुत ख़ास चीज़ नहीं है जब तक उसका संवर्धन कर कर उसे किसी एक अच्छे मकसद या दूसरे बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अभी बचा हुआ है, आज भी ईरान के पास वो यूरेनियम है और हमें नहीं पता वो कहाँ रखा हुआ है, ये वो कह रहे हैं। डेविड ऑलब्राइट भी इस बात से सहमत नज़र आते हैं। दूसरा आप ये कोट पढ़िए, अमेरिकन मीडिया को ही मैं कोट कर रही हूँ यहाँ पर। हमें मानना होगा कि बहुत सारा जो एनरिच यूरेनियम है वो अब भी मौजूद है, इसलिए मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इन विशेषज्ञों की राय ट्रंप सरकार के दावों से बिल्कुल अलग है, जो हमले को बड़ा सफल करके बता रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कि पूरे, यानी खुद यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड, यहाँ पर कैलिफोर्निया में बेस्ड जो मिडलबरी इंस्टीट्यूट है, उसके ये दोनों एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ, जिनके ज़रिए पता चलता है कि सीधे तौर पर खुद ही उनके एक्सपर्ट इस बात को बता रहे हैं। दूसरे ये भी हुआ कि IAEA ने ये बात कही कि रेडिएशन के कोई संकेत नहीं मिलते, यानी अगर आपने उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक किया और रेडिएशन नहीं हुआ। यहाँ पर ख़बरें ये भी आ रही हैं कि क्या ईरान ने इससे पहले, अल जज़ीरा की अगर आप ये रिपोर्ट देखें तो सीधे तौर पे पता चलता है कि जो एक्टिविटी है इस पूरे हमले से ठीक पहले, कुछ घंटे पहले एक्टिविटी यहाँ पर साफ तौर पे नज़र आ रही है। इस नक्शे के मुताबिक आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कारें चलती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि यूरेनियम को ईरान ने अगर वहाँ मौजूद था तो उसको दूसरे ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया। इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अल जज़ीरा की रिपोर्ट साफ तौर पर ये सैटेलाइट इमेजेस को दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि क्या ये जो मूवमेंट था ये इसीलिए हुआ। और ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के ज़रिए कि ये मुमकिन है कि इस यूरेनियम को आप 10-12 कारों में रख कर, यानी उन वाहनों में रख कर भी आप इन्हें भेज सकते हैं, अलग कर सकते हैं।
ईरान को इस बात का अंदाज़ा आज नहीं बल्कि लगातार कितने सालों से है, 30 साल से कम इजराइल लगातार ईरान के जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको लेकर सवाल उठाता रहा है और वो ख़तरे में है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है अगर ईरान ने अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने इस कार्यक्रम को सुरक्षित करने के लिए अगर इस यूरेनियम को अलग हटा कर रख दिया है, तो भी बहुत हैरानी की बात नहीं है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इतना पैसा बर्बाद करके, बिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद करके आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ने हासिल किया तो क्या किया? क्या यही जो ज़मीन में सुराख नज़र आ रहे हैं इस मैप के ज़रिए, आप ये देखिए सैटेलाइट जो इमेजेस हैं, क्या यही सिर्फ हासिल हुआ है? तो अभी इस बात को लेकर कोई भी एक तरह से सुनिश्चित तरीके से ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात ज़रूर सुनिश्चित तरीके से कही जा सकती है कि ईरान में ईरान की सरकार को लेकर एक बड़ा समर्थन नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें मैं चाहती हूँ आप ये देखें कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, पाकिस्तान में, बाकी मिडल ईस्ट में यानी पश्चिम एशिया के जो कई देश हैं उनमें विरोध प्रदर्शन हो रहा है ईरान के ऊपर इस हमले के ख़िलाफ़। और दूसरी तरफ खुद ईरान के राष्ट्रपति इस पूरे माहौल के बीच, वहाँ की जो सरकारी एजेंसी है उसने ये वीडियो जारी किया है जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं और लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और वहाँ का एक बहुत ही मशहूर एक नारा होता है जिसमें वो डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इज़राइल, इस नारे को बार बार बोला जाता है। फ़ारसी ज़बान में इस नारे को वहाँ के लोग बोल रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। और इस हमले से ठीक पहले भी जिस तरह के वीडियोस जारी किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, ईरान की सड़कों का अगर एक जायज़ा लें कि इस वक्त ईरान की जनता अपनी सरकार को, अपने देश को किस तरह से देख रही है ऐसे वक्त में जबकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस पर हमला कर रही है, हमला कर चुकी है और इसके अलावा सरकार बदलने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें भी उनकी तरफ से जारी हो रही हैं और इन तस्वीरों को दिखाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ईरान पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसा देश है जिसको सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रेस मिलता है पश्चिमी देशों की मीडिया का, वो है ईरान। ईरान को सबसे ज़्यादा न सिर्फ कि नेगेटिव प्रेस बल्कि उसका जिस तरह से एक शैतानीकरण, एक दैत्यकरण, डीमोनाइज करने की जो लगातार कोशिश हुई है, यह अभी का नहीं दशकों पुराना पश्चिमी देशों का ये एजेंडा है ईरान को एक दुश्मन, एक ईवल, एक शैतान की तरह पेश करने का। इसलिए भी ज़रूरी है कि चाहे ये तस्वीरें सरकारी हैंडल्स के ज़रिए ही जारी की गई हैं, इनको देखना ज़रूरी है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अब इसको लेकर एक तरह की फ़िक्र पैदा हो रही है। आप ये देखिए अल जज़ीरा ने ये वीडियो जारी किया है, जो डैशबोर्ड का जो कैमरा होता है कार का, उसके ज़रिए ये रिकॉर्ड किया गया वीडियो है जिससे ये पता चलता है कि कितनी तबाही इज़राइल में आ रही है। एक आंकड़े के, एक एस्टिमेट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो तेल अवीव है, राजधानी है इज़राइल की, वो बताया जाता है कि 1/3 हद तक तबाह हो चुकी है या उसमें नुकसान पैदा हो चुका है। इस तरह के एस्टिमेट्स भी सामने आ रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए। तो ईरान का ये कहना है फ़िलहाल कि अब तक 400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 13 बच्चे भी हैं, 3000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इज़राइल उस तरफ रो रहा है, यानी 50,000 से ज़्यादा लोगों की पिछले 21 महीने में फ़िलिस्तीनियों की हत्या करने के बाद अब ये कह रहा है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर हिंसा हो रही है। लेकिन जो आंकड़ा है लोगों की मौत का जो इज़राइल ने जारी किया है वो 24 लोगों का है, एक तरफ 24 और एक तरफ 400। हालांकि आप ये देखिए कि ये भी कहा जाता है कि भाई इज़राइल जो है वो छोटा देश है, उसकी तुलना में अगर ईरान की आबादी देखें तो 10 गुना ज़्यादा आबादी है। क्या ये एक वजह है कि ज़्यादा लोग मारे गए हैं या इज़राइल ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है इसलिए ईरान के ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं? तो तेहरान की राजधानी में ज़ोरदार धमाकों की खबरें भी आई हैं और इज़राइल ने सरकार और सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। ईरान ने भी लगातार मिसाइलों और ड्रोन से इज़राइल के कई शहरों पर जवाबी हमला किया है। इसके अलावा अब यहाँ पर ख़बर ये भी है कि रूस पहुँच चुके हैं ईरान के जो विदेश मंत्री हैं और अब ये माना जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जानकार ये कह रहे हैं कि जो विदेश मंत्री अब्बास अरगची के वहाँ पहुँचने के बाद, मॉस्को पहुँचने के बाद व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने पहुँचे हैं और साझा ख़तरे यानी कि दोनों रूस और ईरान को जो यूनाइटेड स्टेट्स से या इज़राइल से जो ख़तरा है उसकी दोनों ने चर्चा की है। तो साझा ख़तरे पे बातचीत की है। क्या अब ये माना जाए कि अब जो अगला कदम तय होगा
ईरान का वो रूस से बातचीत के बाद तय होगा। इसके अलावा चीन भी जिस तरह के बयान दे रहा है, उसने कहा है कि इस जंग के स्पिल होने यानी बिखर जाने, यानी जिस तरह से इसको लिमिटेड हमला बताने की, एक सीमित हमला बताने की कोशिश हो रही है, उससे बाहर जाने की पूरी संभावना है। तो ये पूरी दुनिया की राजनीति जिस तरह से प्रभावित हो रही है, मैं कहूँगी कि झूठ की बुनियाद पर जिस तरह से इस हमले को किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक बहुत ही अस्थिरता, बहुत ही असुरक्षा, एक डर और खौफ का माहौल पैदा होता है। चाहे नुकसान इजराइल को हो रहा है, चाहे नुकसान ईरान को हो रहा है, चाहे वो नुकसान जिसकी एक तरह से एक आशंका जाहिर की जा रही है कि ईरान क्या अब यूएस के जो अलग अलग बेस हैं उन पर हमला करेगा या इजराइल पे ही लगातार हमले करके इसको बदले की शक्ल में दिखाने की कोशिश करेगा। द वायर पर लगातार इन खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।